हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। मैं अंशिता जंदल आपके लिए आज लेकर आई हूँ क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो आज की डेट में ये आपकी बुक में एज पर सीबीएसई चैप्टर नंबर 8 है, या फिर पुरानी बुक्स में ये चैप्टर नंबर 9 भी होता था। अब ये चैप्टर 8 हो गया है क्योंकि एक चैप्टर बीच में से कट गया था। तो आप देख लेना, आपकी अगर पुरानी बुक है तो चैप्टर 9 होगा, लेटेस्ट है तो 8 होगा। चैप्टर 8 या चैप्टर 9 आपको मिल जाएगा बाय द नेम ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। काफी आसान चैप्टर है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले नाम है इसका स्मॉल बिजनेस, इसी के बारे में सबसे पहले समझते हैं स्मॉल बिजनेस क्या है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपने आसपास कितने ब्रांडेड या बड़े बिजनेसेस पता है, आपको कुछ एक पता होंगे, जैसे कि अंबानी का रिलायंस पता होगा, टाटा के बिजनेस पता होंगे, अडानी का बिजनेस पता होगा, या फिर शार्क टैंक पे जो शार्क्स बैठे हैं उनका बिजनेस पता होगा, जोमेटो, स्विगी, लेंसकार्ट, बोट, ये कुछ बिजनेस हमें पता है। ऐसे कितने बड़े बिजनेस होंगे, मे बी कुछ 1000, दैट्स इट। लेकिन हमारे देश में छोटे स्मॉल बिजनेस कितने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर के पास किराना स्टोर्स होंगे, कन्फेक्शनरीज होंगी, जनरल स्टोर्स, या फिर मेडिकल शॉप्स या टॉय शॉप्स, या फिर ऐसी वॉच की शॉप्स, बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी आपके घर के आसपास। हमारे देश में आप किसी भी शहर में देखो, बहुत ही छोटे लोकल एरियाज में हमें छोटी छोटी मार्केट्स मिलती हैं जहाँ पे कुछ ब्रांडेड सामान नहीं मिलता, बल्कि लोकल जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी छोटी दुकानें खोल के बैठे होते हैं। कितने होंगे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हमारे देश में? लाखों के तादाद में ये छोटे बिजनेसेस हमें हमारे देश में देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि इतने ज्यादा नंबर में हैं, इतने ज्यादा लोग हैं जो स्मॉल बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, जो अपने खुद के स्मॉल बिजनेस खोल के बैठे हैं, जो स्मॉल बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन स्मॉल बिजनेसेस को स्टडी करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं। लाखों में स्मॉल बिजनेसेस होंगे। अगर मैं काउंट करने जाऊं कितने जनरल स्टोर्स, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो बहुत सारे होंगे, छोटे छोटे नॉन ब्रांडेड लोकल ट्रेडर्स, लोकल बिजनेसमैन जो बिजनेसेस खोल के बैठे हैं। इसीलिए हमें समझना है कि स्मॉल स्केल बिजनेस है क्या। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो हमारा जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की डेवलपमेंट में। It's a vital link in the industrialization in terms of production, employment, exports और economic prosperity। तो कहता है ये जो मेरे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं ये एक्सपोर्ट भी करते हैं सामान, ये बड़े बिजनेसेस को सामान प्रोड्यूस करके बेचते भी हैं। बहुत सारे बड़े बिजनेसेस हैं जो इन छोटे छोटे बिजनेसेस से सामान खरीद के हमें आगे बेचते हैं, तो ये प्रोडक्शन करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ओवरऑल हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं ये स्मॉल बिजनेसेस। ये हमारे एंटरप्रेन्योरियल बेस को वाइडन करते हैं, ये लोकल रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और इनके पास अपने खुद के इंडिजिनस स्किल्स होते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल बेस मतलब एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप, इसका सिंपल मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट अगर हमारी नाम में भी हम देखें तो नाम में भी है एंटरप्रेन्योरशिप। इस नाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सिंपल मतलब है एक बिजनेस करना और कुछ नहीं। बस बिजनेस करने को ही हमने एक फैंसी शब्द बोल दिया है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना और कुछ नहीं। ठीक है, बिजनेस है ये। तो हमारे बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं बड़े बड़े लोग तो बहुत कम होंगे ना जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अडानी की एक फैमिली है, अंबानी की फैमिली है, टाटा की फैमिली है, या फिर स्विगी, जोमेटो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये बहुत कम होंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस है ये लाखों में है। तो अगर मैं बोलूं हमारे देश में कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब वो लाखों में है, सिर्फ ये बड़े बड़े लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकल रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, इनके पास अपने खुद के लोकल स्किल्स होते हैं, इंडिजिनस स्किल्स, जिनको ये यूज करके बिजनेस करते हैं। तो हमारे लिए ओवरऑल देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी एक इंपॉर्टेंट रोल स्मॉल स्केल बिजनेस प्ले करते हैं। अब स्मॉल स्केल बिजनेसेस क्योंकि इतने ज्यादा हैं, अब कुछ बहुत ही छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ थोड़े ज्यादा बड़े हैं, कुछ फिर बहुत ही बड़े हो जाते हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो एंड ऑल, है ना। तो हमारे देश की सरकार ने क्या किया, इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि जो बहुत ही छोटे बिजनेस है, बहुत ही छोटे, उनको बोला माइक्रो, उनसे थोड़े से बड़े को बोला स्मॉल, उनसे थोड़े बड़े मीडियम। तो हमारे देश की सरकार ने क्या किया कि ओवरऑल जो बिजनेसेस हैं हमारे देश में उसको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। माइक्रो यानी कि जो बहुत ही छोटे हैं, उनसे थोड़े बड़ों को स्मॉल, और उनसे थोड़े बड़े को हमने बोला मीडियम स्केल बिजनेस। तो माइक्रो स्केल का बिजनेस हम किसको बोलेंगे? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं उनके लिए लिमिट्स अलग हैं, सर्विस इंडस्ट्री के लिए लिमिट्स अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, उनको मशीनरी चाहिए अपना सामान बनाने के लिए, पर सर्विस सेक्टर बिजनेस को इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो ऑनलाइन भी अपना काम कर सकते हैं, वो एक नॉर्मल ऑफिस से अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग हमने लिमिट्स बनाई हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये लिमिट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से कम की करते हो तो आपको माइक्रो लेवल का बिजनेस बोला जाएगा। अगर आपकी 25 लाख से लेकर
5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो आपको स्मॉल बिजनेस बोला जाएगा। अगर 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में तो आपको मीडियम स्केल का बिजनेस बोला जाएगा अंडर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लेकिन सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में, सर्विस मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है ना, तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है अपने इक्विपमेंट्स में 10 लाख तक तो मैं माइक्रो में हूँ, अगर 2 करोड़ तक है तो मैं स्मॉल में आती हूँ, अगर 2 से 5 करोड़ तक की मेरी इन्वेस्टमेंट है तो मैं मीडियम स्केल बिजनेस में आऊंगी। एंड ऑब्वियसली अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा, ये यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर होगा तो मीडियम से भी ऊपर लार्ज स्केल बिजनेसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो MSMED एक्ट हमारा आया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था, जिसके अंडर हमारे देश की जो सरकार है उसने जो है इन सभी इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में डिवाइड किया और उनको माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल पे उन्होंने डिवाइड किया। तो ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, क्लासिफिकेशन एज इट इज याद कर लेना अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 2006। ठीक है जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, MSME क्या है, देखो मेरे पास माइक्रो, फिर S से मेरे पास क्या है स्मॉल, एंड M से मेरे पास क्या है मीडियम, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, E से मेरे पास आते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, E से मेरे पास आते हैं एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल के जो बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो क्या रोल मेरे देश में प्ले करते हैं। सबसे पहला रोल आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जोमेटो, स्विगी, ज़ारा, H&M, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, क्या ये बड़े ब्रांड छोटे छोटे विलेजेस में, छोटे बहुत छोटे स्मॉल टाउन्स में अपना बिजनेस खोलेंगे, वहां पे अपना शोरूम खोलेंगे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर होता है नो, ये टियर 3 सिटीज में नहीं जाते, विलेजेस में अपना बिजनेस नहीं खोलते। तो जब बड़े ब्रांड्स छोटे शहरों में बिजनेस नहीं खोलेंगे तो कोई तो खोलेगा, कौन खोलेगा? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो रीजनल डेवलपमेंट, छोटे एरियाज, अंडर डेवलप्ड एरियाज, टियर 3 एरियाज, विलेजेस, टियर 2, इन सिटीज में ये छोटे बिजनेसमैन अपना बिजनेस खोलते हैं और वहां के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकंड लार्ज, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पेपर में जरूर मेंशन करके आना है कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं ये हमारे देश में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर। तो देखो हमारा देश एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, आपको पता होगा हमारे देश में विलेजेस में जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, वो सबसे ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट के केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोग फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे जो लोग जिस चीज में काम कर रहे हैं वो है हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं। देखो अगर ये ना होते, ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अगर ये ना होते तो क्या होता? हमारे देश की सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की, लोगों को काम देने का। ऑलरेडी सरकार नहीं दे पा रही है, ऑलरेडी हमारे देश के बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है। अगर ये ना होते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना होते, तो और लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते और फिर सरकार के ऊपर बर्डन होता उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट करने का, जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज इतनी नहीं कर पाती जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर पा रही हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री सप्लाई इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स के इंडिजिनस, वहाँ के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, वहाँ के पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, पर्टिकुलर स्किल सेट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स से बनाकर हमें बेचते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग simple technology and depend on locally available resources, both material and labor, can be set up anywhere in the country। कहते हैं जो छोटे बिजनेस है ना, ये कहीं भी आप शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बिजनेस है ना, उनको ना काफी बार ये चाहिए होता है कि हमें इसी जगह पे बिजनेस शुरू करना है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर अच्छा है, या फिर हमें रॉ मटेरियल यहाँ से मिल रहा है तो हम फैक्ट्री सिर्फ यहीं लगा सकते हैं। लार्ज बिजनेस की ऐसी चीज होती है, पर स्मॉल बिजनेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी खोल सकते हो, आपको वहीं का लोकल आप रॉ मटेरियल यूज कर लो, वहीं के लोकल लोगों से आप लेबर करवा लो, काम करवा लो, वहीं की आप सिंपल टेक्नोलॉजी से काम कर सकते हो। तो आप कहीं भी अपने स्मॉल बिजनेस को शुरू कर सकते हो पूरे देश में, जिसकी वजह से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होती है। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि वो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी लोगों को देते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल्सो एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये यूजली क्योंकि बहुत छोटे शहरों में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, विलेजेस में कर रहे होते हैं, तो बहुत लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। वहां पे अगर आपको लैंड रेंट पे लेना है बहुत सस्ते में मिल जाएगा, वर्सेज आप मेट्रो सिटी में देखो, दिल्ली में, मुंबई में बहुत हाई कॉस्ट होती है रेंट की, किसी भी चीज की बहुत हाई कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में बिजनेस करोगे बहुत सस्ते में हर चीज आपको मिल जाती है। क्विक एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। अब देखो छोटे बिजनेसेस में बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं, 2, 4, 5, 10 लोग ही काम कर रहे हैं, हजारों की टीम नहीं है, तो बहुत जल्दी आप इसमें बहुत आसानी से डिसीजन ले सकते हो। तो स्मॉल बिजनेसेस हमारे देश में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। अगली बात आती है इनको प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम्स इनको आती है फाइनेंस की, कि इनके पास
अब देखो, करने को तो किसी का दिल नहीं करेगा ना कि वो जाके नौकरी करे किसी के अंडर, है ना, और बॉस से सारा दिन डांट खाए, किसी का दिल नहीं करेगा नौकरी करने का। पर लोग करते हैं नौकरी, क्यों करते हैं? क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं होता ना अपना बिजनेस खोलने का। तो फिर सबसे पहली प्रॉब्लम इनको आती है कि इनके पास पैसा नहीं होता अपना बिजनेस खोलने का, बिजनेस को एक्सपैंड करने का, बिजनेस को ज्यादा बड़ा बनाने का। रॉ मटेरियल नहीं होता है बहुत बार। आप क्योंकि बहुत छोटे शहर में काम कर रहे हो, तो छोटे शहर में अगर कॉस्ट कम है तो छोटे शहर में अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं। तो यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल कम मिलता है, यहाँ पर आपको आपकी पसंद का जो भी चीजें आपको चाहिए वो बहुत मुश्किल से कई बार मिलती हैं। अगली चीज आती है मैनेजरियल स्किल्स। अगेन बहुत सारे बिजनेसेस, देखो बिजनेस ना पहली चीज कम लोग करते हैं, पर स्टिल काफी लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बोला जाता है अगर 10 बिजनेस शुरू होते हैं ना, तो 10 में से ना 9 बिजनेस तो पहले 5 साल के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बिजनेस चलाना ही नहीं आता ना। आप नौकरी करने जाओगे, नौकरी पे तो आपका बॉस आपको बता देगा ना कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बता देगा, लेकिन बिजनेस में कोई नहीं बताएगा। तो लोगों को मैनेजमेंट स्किल्स आते नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेबर लोग नहीं मिलते बहुत बार जो सही रेट पे सही काम सही टाइम पे कर सके, जो काम आपको चाहिए वो काम वो कर सके। या तो लेबर होती ही नहीं है, मिलती है तो वो आपके रेट पे काम नहीं करना चाहती, लेबर महंगी होती है। अच्छा, अगर वो रेट पे काम करने को भी तैयार है तो उनको काम नहीं आता होता करना, तो लेबर का दिक्कत रहता है। मार्केटिंग मार्केटिंग मतलब जब तक आप अपने सामान के एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, सामान को बाजार तक पहुंचाओगे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करोगे, पैक नहीं करोगे अच्छे से, उस पर लेबलिंग नहीं करोगे, वो सारी चीजें जब तक आप नहीं करोगे आप सामान बेच नहीं सकते। उन सब चीजों को करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता, स्किल सेट नहीं होते, लेबर नहीं होती, रॉ मटेरियल फाइनेंस नहीं होता। तो मार्केटिंग जब तक आप करोगे नहीं, कस्टमर के पास सामान पहुंचेगा नहीं, तब तक कस्टमर सामान खरीदेगा नहीं। तो कस्टमर इनका सामान खरीद नहीं पाता क्योंकि अपना सामान हर दुकान तक पहुंचा नहीं पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्मॉल बिजनेस को फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी हेल्प करने के लिए, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे देश की सरकार इनकी काफी ज्यादा मदद करती भी है। काफी सारी चीजें सरकार इनके लिए लेकर आती है ताकि इनकी इन प्रॉब्लम्स को सरकार सॉल्व कर सके। तो बेसिकली अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट किस किस तरीके से इन छोटे बिजनेसेस को असिस्टेंस दे रही है, इनको इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है, क्या क्या हेल्प सरकार और किस किस तरीके से कर रही है। सबसे पहली चीज तो गवर्नमेंट ने सेटअप करा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में नाबार्ड भी बोलते हैं। ये बैंक बेसिकली सरकार ने सेटअप किया था 1982 में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए एंड रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। इसके अंडर सरकार जो है एग्रीकल्चर के लिए लोन देती है, फाइनेंस देती है, एंड रूरल एरिया में अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल रहे हो, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हो, तो उनको लोन देती है गवर्नमेंट। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम जो हमारे नॉर्मल बैंक्स है जैसे कि SBI, HDFC, ये लोग एग्रीकल्चर के लिए या रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए लोगों को लोन नहीं देते हैं। तो उन सब चीजों के लिए लोन देने के लिए, फाइनेंस के लिए सरकार ने बेसिकली खोला नाबार्ड, जिसके अंडर गवर्नमेंट जो है स्मॉल बिजनेसेस को, फार्मर्स को रूरल एरियाज में लोन देती थी, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करती थी। इसके अलावा सरकार इसके अंडर नाबार्ड जो है हमारा, वो काउंसलिंग भी देता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है। यानी कि अगर आपको मैनेजरियल स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उन चीजों में भी हेल्प करता है नाबार्ड। आपको बताता है कि आपको कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, बिजनेस को संभालना चाहिए। सो नाबार्ड गवर्नमेंट ने ओपन अप किया 1982 में एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया के लोगों की मदद करने के लिए। अगली चीज गवर्नमेंट लेकर आई नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जिसको हम NSIC बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ने सेटअप करा 1955 में पूरे नेशनल लेवल पे स्मॉल बिजनेसेस को मदद करने के लिए। इन्हीं का एक छोटा वर्जन सरकार ने खोला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, DIC। तो NSIC और DIC काम ऑलमोस्ट सेम करते हैं, पर NSIC नेशनल लेवल पे स्टैब्लिश्ड है और देश भर में से किसी को भी अपने स्मॉल बिजनेस के लिए मदद चाहिए तो NSIC के पास आप जा सकते हो। लेकिन DIC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओपन अप है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा DIC है, तो फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने DIC में जाके मदद मांग सकते हो अपने स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए। अब ये लोग काम क्या करते हैं, देखो ये यूजुअली क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या तरीके से मदद करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को। वैसे सबसे पहले काम ये करते हैं सप्लाई इंडिजिनस एंड इंपोर्टेड मशीनरीज। तो जो भी बिजनेसेस होते हैं स्मॉल बिजनेस, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मशीन को खरीदने में, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी आती हैं, है ना, वो मशीन खरीद नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, इंपोर्टेड मशीन भी सप्लाई करते हैं, लोकल मशीनरी भी सप्लाई करते हैं ऑन इजी हायर परचेज टर्म्स। हायर परचेज आपको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सिंपल मतलब है कि आप कम पैसे देकर भी अपनी मशीन यूज कर सकते हो, आप बाद में पैसा चुका सकते हो, ठीक है। प्रोक्योर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट रॉ मटेरियल। तो आपको लोकल भी और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल भी दिलवाया जाता है, आपको खरीद कर दिया जाता है, आपको रॉ मटेरियल जो सस्ते रेट पर ये सप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको जो है मशीनरी
लेकर दी, मशीनरी सप्लाई करी, मशीनरी लोकल भी इंपोर्टेड भी आपको दिलवाई, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल भी लोकल भी इंडिजिनस भी रॉ मटेरियल आप तक पहुंचाया। एंड जब आपने मशीनरी ले ली, रॉ मटेरियल ले लिया, उसके बाद आप सामान बनाओगे, तो सामान जब बनाया उस सामान को एक्सपोर्ट करने में भी मदद करता है NSIC, और आपको अपनी जो है एक्सपोर्ट वर्दीनेस डेवलप करने में भी मदद करता है। तो आपको रॉ मटेरियल दिलवाने में मदद करता है, मशीन दिलवाने में मदद करता है, सामान बनाने के बाद सामान एक्सपोर्ट करवाने में मदद करता है। उसके अलावा अपने बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे करनी है उन चीजों के रिगार्डिंग भी आपको एडवाइस ये देता है। उसके अलावा ये आपके टेक्नोलॉजी में भी मदद करते हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, कि अगर बिजनेस को कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे आज की डेट में AI आ गया है, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो AI या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज को खरीद नहीं सकते, तो उन टेक्नोलॉजीज को खरीद कर देने में, उन टेक्नोलॉजीज को सस्ते रेट पे अवेलेबल करवाने में भी ये मदद करते हैं। अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को अवेयर भी करते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी आई है एंड आपको कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, उसके बारे में भी बताते हैं। एंड लास्टली डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स, तो ये ऐसी जगह भी बनाते हैं जहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन सभी के बारे में स्मॉल बिजनेसेस को बताया जाता है, स्मॉल बिजनेसेस को जहां पर ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल करवाई जाती हैं, ऐसी डेडिकेटेड प्लेसेस, ऐसे डेडिकेटेड सेंटर्स भी ये बनाते हैं। तो ओवरऑल एक स्मॉल बिजनेस को अगर रॉ मटेरियल चाहिए, अगर मशीनरी चाहिए तो ये देंगे, अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये दिलवाएंगे आपको, या फिर अगर आपको सर्विसेज जैसे कि मेंटोरिंग या एडवाइस की सर्विस चाहिए वो देंगे। एंड सब करने के बाद जब आपने अपना सामान बना लिया और अगर आप सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसमें भी NSIC आपकी मदद करेगा। NSIC बना था 1955 में, पूरे नेशनल लेवल के हर बिजनेस की, स्मॉल बिजनेस की मदद करता है। इसी का छोटा वर्जन सरकार ने बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के स्मॉल बिजनेसेस की मदद करता है। ये बना 1978 में विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कहने का सिंपल मतलब है कि सिमिलर ही काम करते हैं। देखो उसी तरीके से आपको ये फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, इस तरीके की सर्विसेज आपको देते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, यानी कि आपको ये बताते हैं कि क्या आपका बिजनेस सही है, क्या आपको ये बिजनेस करना भी चाहिए या नहीं, वो बताते हैं। क्रेडिट यानी कि लोन दिलवाने में मदद करते हैं, आपको ये बताते हैं सरकार की कौन सी स्कीम है जिसके अंडर आपको हेल्प मिल सकती है। तो आपके लिए बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका एक दोस्त है स्मॉल बिजनेसेस का, आपको हर तरीके की काम में ये मदद देते हैं, एडवाइस से लेके रॉ मटेरियल, मशीनरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर सरकार की स्कीम्स, या हर चीज से लेकर आपको जो है ये मदद करते हैं एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके DIC से बात कर सकते हो, मदद ले सकते हो। तो ये तो हो गया कि सरकार ने कैसे स्मॉल बिजनेसेस को मदद करते हैं सरकार, या स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं, क्या लिमिट्स है किसी को स्मॉल बिजनेस बोलने की। अब सेकंड पार्ट ऑफ हमारा चैप्टर आता है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखो जैसे मैंने बोला था, एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट अ फैंसी वर्ड जो आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है बिजनेस, उससे ज्यादा कुछ और इसका मतलब है नहीं, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना, जो बिजनेस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, बिजनेसमैन। फैंसी भाषा में क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। जो बिजनेस है, हम एक नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि भैया ये मेरा बिजनेस है, फैंसी भाषा में क्या बोलेंगे, ये मेरा एंटरप्राइज है, ठीक है। तो बिजनेस करना मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन मतलब एंटरप्रेन्योर, और बिजनेस का जो ओवरऑल हमारी जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप देखो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। तो मैंने क्या बोला, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अपना खुद का बिजनेस करना, वही हमने यहाँ पे बोला है। as distinct from pursuing any other economic activity, कह रहे कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि नौकरी करना कहीं पे या कोई प्रोफेशन करना, उससे अलग है बिजनेस। ये तो चैप्टर 1 में ही हमने पढ़ लिया था कि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन तीन अलग चीजें हैं, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, एक एम्प्लॉयमेंट है, एक प्रोफेशन है, इन दोनों से डिस्टिंक्ट अलग है अपना खुद का बिजनेस करना। उसी बिजनेस करने को ही हम क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना, ठीक है जी। इट इज अ प्रोसेस बाय विच या तो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई टीम आइडेंटिफाई करती है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कोई एक इंडिविजुअल या एक पूरी टीम आइडेंटिफाई करती है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, अपने रिसोर्सेज को एक्वायर करती है, डिप्लॉय करती है नेसेसरी रिसोर्सेज को, जिससे कि वो अपने उस एंटरप्रेन्योरशिप के, अपने उस एंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपका बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा है यानी कि बिजनेसमैन, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। और जो आपका बिजनेस है यानी कि जो भी आपकी दुकान है, आपकी कंपनी है, आपकी फर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज। देखो क्या है, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज द बिजनेस यूनिट। जो भी, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा ट्यूशन सेंटर है, मैं इसको क्या बोलूंगी, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा क्या है, एंटरप्राइज है। मैं कौन हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हूँ। स्पेलिंग अच्छे से लिख याद कर लेना ताकि पेपर में अच्छे से सही स्पेलिंग लिख के आ सको, ठीक है।
अगली चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। सिस्टमैटिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस करना एक प्रॉपर सिस्टम से किया जाने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कभी भी कुछ भी हवा में कर दिया, नहीं, आपको प्रॉपर सिस्टम से काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अगर एक छोटी सी किराने की दुकान भी आपको खोलनी है ना, उसमें भी बहुत सारे सिस्टम लगते हैं कि दुकान कहाँ खोलनी है, रेंट कब कब देना है, सामान कब खरीदना है, कितने टाइम बाद दोबारा से सामान मंगवाना है, किस रेट पे सामान बेचना है, डिस्काउंट देना है तो कितना डिस्काउंट देना है, कब और किसको डिस्काउंट देना है, कौन सा सामान बेचना है, कौन से ब्रांड का सामान बेचना है, कौन सा नहीं बेचना है। बहुत सारे सिस्टम लगते हैं। एक छोटी सी किराने की दुकान में भी बड़ा बिजनेस करोगे तो और ज्यादा सिस्टम चाहिए होंगे। तो एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ठीक है जी। लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, लॉफुल है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ इलीगल कर रहे हो, अच्छा खासा लॉफुल काम आप कर रहे हो। इनोवेशन है, आप कुछ ना कुछ नया यूजुअली करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, ऑनलाइन आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, दिस इज इनोवेशन। कि हम नॉर्मली पुराने जैसे पढ़ते थे कि ट्यूशन सेंटर में जाते थे, 5-10 बच्चे पढ़ते थे, उससे अलग है ये। इसमें भी अब बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, ठीक है, तो सब इनोवेशन कर रहे हैं। तो उसमें भी आप सोचते हो कि मैं कैसे दूसरे टीचर से अलग पढ़ा सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे किराने की दुकान भी खोलनी है, मैं ऐसे क्या अलग करूँ कि कस्टमर दूसरी दुकानों को छोड़ के मेरी दुकान पर आए, मेरी वीडियो सुनने आए। तो इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा एक बिजनेसमैन सोचता है, कुछ डिफरेंट करने का सोचता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, कई बार आपको फैक्ट्री लगानी पड़ती है, कई बार आपको मशीन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको केक भी बनाना है तो केक के लिए मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए। उन सभी चीजों को आप इकट्ठा करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, एंड ऑब्वियसली आप रिस्क लेते हो। देखो ये रिस्क हर कोई नहीं ले सकता, इसलिए ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि भैया हमें तो सैलरी मिल जाए, हम उतने में खुश हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है, क्योंकि वो बोलता है कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अगर लॉस हुआ तो लॉस सह लेंगे थोड़ा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिस्क सह लेंगे, लॉस सह लेंगे, लेकिन प्रॉफिट अगर होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन हमेशा रिस्क ले रहा है। तो सिस्टमैटिकली करी जाती है, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है, कुछ डिफरेंट आप सोचते हो, इसमें प्रोडक्शन करते हो और आप रिस्क लेते हो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करने के लिए। फिर आती है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्यों जरूरी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करें? नौकरी क्यों नहीं कर लेता हर कोई? हर किसी को आजकल क्या ऐसा हो रहा है कि मुझे भी बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, हम लोग नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि लोग नौकरी क्यों नहीं करते, बिजनेस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करते हैं। पहली चीज आती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनोवेशन। क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए, किसी के लिए भी बिजनेस करना? क्योंकि अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो हमें नौकरी करनी पड़ेगी। अरे नौकरी कौन सा मिली पड़ी है कि नौकरी कर लो जाके, लोग कोई ओपन थोड़ी है कि जाओ नौकरी कर लो, नहीं। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये कोई भी कर सकता है, एक छोटी सी दुकान खोल के कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही, आप बिजनेस करो, और जब आप बिजनेस करोगे तो उल्टा आप अपने अंडर बहुत सारे लोगों को नौकरी दोगे। तो ये किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है कि उस देश के लोग बिजनेस करें। अगर लोग बिजनेस करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से सरकार का बर्डन कम हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। इनोवेशन करेंगे, कुछ नया करेंगे लोग अगर वो बिजनेस करेंगे तो। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्मॉल स्केल बिजनेसेस छोटे शहरों में, टियर 2 टियर 3 सिटीज में, विलेजेस में, हर जगह खुलते हैं, हर जगह बिजनेस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होती है। कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट भी तो करते हो स्मॉल स्केल बिजनेसेस, सामान एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों के सामान के साथ कम्पीट भी किया जा रहा है। सोशल बेनिफिट जैसे कि इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को यूज कौन करेगा? एक बिजनेसमैन ही तो करेगा। रिसोर्सेज जैसे कि हमारे जितना भी रॉ मटेरियल है, नेचुरल रिसोर्सेज या जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है, उन सबको कौन यूज करता है? बिजनेसमैन यूज करता है बिजनेस के प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो वो सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, वरना वो सारे रिसोर्सेज खाली पड़े रहेंगे, उनका कोई यूज नहीं होगा। और दूसरी चीज, जब आप बिजनेस करोगे, खुद भी पैसा कमाओगे, अपने अंदर एम्प्लॉयज रखोगे, उनको भी पैसा दोगे, तो आपका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, आपके एम्प्लॉयज का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो किसी भी देश के लिए ना बहुत जरूरी है कि छोटे छोटे भी बिजनेस करें, पर लोग बिजनेस करें। इसीलिए हमारी सरकार बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि अगर लोग बिजनेस करेंगे तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो खुद नौकरी नहीं मांगेंगे और वो अपने अंडर बहुत सारे लोगों को नौकरी देंगे, जिसकी वजह से सरकार का बर्डन उतर जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, और उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी डेवलपमेंट भी होगी, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। अगली चीज आती है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कैसे करते हैं बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करते कैसे हैं? सबसे पहली चीज आती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सबसे पहले आपको अपने आप से बैठ के पूछना है, क्या मुझे बिजनेस करना है? करना है तो किस चीज का करना है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SRCC से मैंने पढ़ाई करी है, SRCC से पढ़ाई करने के बाद मुझे
ऑब्वियसली SRC से प्लेसमेंट मिल रही थी, आई कुड हैव टेकन अ जॉब, लेकिन मैंने खुद बैठ के सोचा क्या मुझे वो नौकरी करनी है जो नौकरी वो कंपनीज मुझे दे रही है? नहीं, मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाने में तो मैं पढ़ाऊंगी। सो दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने बारे में सोचो, क्या आपको किसी के भी अंडर जाके कुछ भी नौकरी करनी है, या आपको किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट है? जो काम आप करना चाहते हो तो किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या काम आप करना चाहते हो, किस चीज का बिजनेस आप करना चाहते हो? सबसे पहले खुद बैठो, दिमाग लगाओ, अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचो। फिर जब समझ आ गया कि आपको क्या करना है, फिर देखो इसमें कहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जैसे कि हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि हम यूट्यूब पे जाके पढ़ा सकते हैं, लाखों बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आया, आप उस फील्ड में देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है, लोगों को क्या चाहिए, आपके कस्टमर को क्या चाहिए, और आप कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना सकते हो पैसा कमाने की, बिजनेस करने की। फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, फिर देखो कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपने ढूंढी उन सभी को इवेल्युएट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, यूट्यूब पे भी, कोर्स बेच के भी बहुत तरीके हो सकते हैं। आपने जितने भी तरीके ढूंढे उन सभी तरीकों को बैठ के इवेल्युएट करो, इन सब में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, जो ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे, जो आपको ज्यादा अच्छा भी लगे, जिसमें रिस्क कम हो, कॉस्ट कम लगे। बहुत सारे बेसिस पे आप इवेल्युएट करते हो, फिर उनमें से कोई एक चूज करते हो, बेस्ट जो भी बिजनेस आइडिया आपको लगता है। जैसे कि हमने अगर चूज कर लिया कि हमें तो यूट्यूब पे पढ़ाना है, तो आप किसी ना किसी एक बेस्ट आइडिया को चूज करते हो। जो भी चीजें आपने सोची, जैसे प्रॉफिट के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आपने सोचा, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढी, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढी उनमें से इवैल्यूएट किया, कंपटीशन किया कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, और फिर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हमने सिलेक्ट किया। उस सिलेक्ट करी हुई अपॉर्चुनिटी को शुरू करने के लिए, उस पर काम करने के लिए पैसा रेज करना है। बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले पैसा रेज करोगे, फिर जब पैसा मिल गया तो अपने बिजनेस वेंचर को, अपने बिजनेस को आप लॉन्च करोगे, क्योंकि अब तो पैसा मिल गया। फिर उस बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले सोचा किस चीज का बिजनेस करूं, अच्छा मुझे समझ आ गया कि मुझे तो टीचिंग के सेक्टर में जाना है, टीचिंग की लाइन में जाना है। अब टीचिंग में मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, ऑफलाइन पढ़ाऊं, यूट्यूब पे पढ़ाऊं, कोर्स बेचूं, क्या करूं? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, उनको इवैल्यूएट किया, फिर किसी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज किया। उस अपॉर्चुनिटी को, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए पैसा इकट्ठा किया, लोन ले लिया या फिर अपनी शेयर कैपिटल से पैसा रेज किया, फिर अपना बिजनेस शुरू किया, फिर उस बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करी, एंड अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट हमने हार्वेस्ट किया, उससे प्रॉफिट कमाना शुरू किया, इनकम कमानी उससे धीरे धीरे शुरू करी जब हमने अपने बिजनेस को ग्रो किया। उसके बाद तो पहले सोचा बिजनेस, इवैल्यूएट करा क्या क्या कर सकते हो, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी, पैसा इकट्ठा किया, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस ग्रो किया, और पैसा कमाना, प्रॉफिट हार्वेस्ट करना हमने शुरू कर दिया। ये है पूरा प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, कि हम कैसे एक बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में, वेज टू फंड स्टार्टअप एंड IPRs के बारे में। अगर इस वीडियो में अच्छा लगा कुछ भी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।